दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। आज आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का सबसे धमाकेदार, सबसे मज़ेदार और सबसे बेस्ट टॉपिक, ठीक है, जिसके बिना बायोलॉजी अधूरा है। ठीक, तो वो टॉपिक का नाम है सेल। उस टॉपिक का क्या नाम है? सेल। तो समझिएगा, ये जो सेल है इसके बारे में कुछ बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक, तो हम आपको वो सब कुछ नहीं सुनाने वाले, क्योंकि आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। आपको बनाना है प्रयोगशाला परिचारक, तो हम उतना अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है ना, इस सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। क्या बोला जाता है? कोशिका। और इस कोशिका को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? सेल। क्या बोला जाता है? सेल। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेल। ठीक है, इसी सेल को लैटिन भाषा में, किसमें? लैटिन भाषा में बोला जाता है सेल्यूला। क्या बोला जाता है? सेल्यूला। सेल्यूला। क्या बोला जाता है? सेल्यूला। ठीक है, इसी सेल्यूला का मतलब होता है छोटा, एक छोटा कमरा। क्या होता है? एक छोटा कमरा। सबसे पहले सेल मतलब हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? कोशिका। ठीक है, इसे इंग्लिश में सेल, लैटिन भाषा में सेलुला, और इस लैटिन भाषा का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। ठीक, एक छोटा कमरा से आपको समझना है कि जैसे हमारा शरीर ना बहुत सारे छोटे 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 सेल से मिलकर बना है। जैसे ये पूरा आपका जो घर है, इसको बनने के लिए छोटे छोटे ईंट से बना होगा दीवार से बना होगा ये रूम। ठीक है, और इस रूम को जब छत करोगे, इसमें कलर करोगे, पोताई करोगे, लिपाई करोगे, तो एक अच्छा सा क्या बन जाएगा? घर। जब उसमें कोई रहने लगेगा तब। ठीक है, ऐसे बना के छोड़ दोगे तो घर नहीं। जब कोई रहने लायक वहाँ पे हो जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे? घर। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा, ठीक, कि जैसे हमारा जो घर बना है, कैसे बना है? तो सबसे पहले ये किससे मिलकर बना है? ईंट से। ठीक है, ईंट से मिलकर क्या बनेगा? तो याद रखना है आपको, दीवार बनेगा। ईंट से मिलकर क्या बनेगा? दीवार बनेगा। और इस दीवार से मिलकर क्या बनेगा? कमरा बनेगा, जिसे आप बोलते हो रूम, जिसे आप बोलते हो खोली, जिसे आप बोलते हो खोली, कमरा, रूम। ठीक, और इस जो कमरा पर जब आप पूरी तरह से कलर, पोताई, लिपाई सब कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक अच्छा सा घर। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे एक घर का निर्माण इस प्रोसेस से होता है, तो ये भी हमारा शरीर भी तो एक घर है ना। ठीक है, तो एक किससे मिलकर बना है? तो आपको समझना है, ये आपके छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ठीक है, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर कोशिका बना, और कोशिका से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक, जिसे आप क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, और इस ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? तो याद रखना है आपको, अंग बनेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। और ये सभी अंग, आप अंग को, ये हाथ है तो इसको क्या बोल दोगे? सीधा ये पूरा शरीर अच्छा कह के नहीं बोलोगे ना। यहाँ पे पेट है, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसे क्या बोल दोगे कि वो पूरा आदमी है एकदम से। यहाँ पे अलग से हार्ट है, तो हार्ट को देख के क्या बोल दोगे? पूरा पूरा उसका तंत्र है? नहीं। तो अलग अलग अंग सब जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? एक तंत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं? सिस्टम। पूरी तरह से पहले कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर क्या बनता है? तंत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, तो समझिएगा, ये तो एक छोटी सी इसकी कहानी है आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे बना है। तो हमारे शरीर का,
ठीक है, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या दिखाई दे रहा है? कोशिका। तो याद रखना है आपको, शरीर की सबसे छोटी इकाई या सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो याद रखना है आपको, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है, सेल है। ठीक है, अब जब ये सबसे छोटी इकाई है तो इसका जो कार्य करने की क्षमता, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिका से ही तो आपके शरीर की क्या बनी है? संरचना बनी है। क्या बनी है? संरचना बनी है। और जब कोशिका संरचना बनाई है तो आपके शरीर का कार्य भी कौन करेगा? कोशिका ही करेगा। तो याद रखना है आपको, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, साथ ही ये हमारे शरीर की एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई है, या क्रियात्मक इकाई है, या प्राक्रियात्मक इकाई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है क्या? सबसे पहले सेल अंग्रेजी के सेल से लिया गया है। ठीक है, हिंदी में इसे कोशिका कहा जाता है। लैटिन भाषा के सेल्यूला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, और ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ओके है, अब समझिएगा, ये जो सेल है, ठीक, इस सेल को सबसे पहले किसने खोजा, किसने डिस्कवर्ड किया? तो याद रखना है आपको, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ठीक, अब रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का जनक। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने इसे कब खोजा? तो याद रखना है आपको, 1665 में। कब खोजा है? 1665। परंतु इन्होंने ना, जैसे कहाँ खोजा बोलेंगे तो याद रखना है आपको। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने मृत को ही कैसे खोजा। कभी गए होंगे पोल्ट्री फार्म। कहाँ गए होंगे? पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म बोले तो जहाँ पे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है? पाला जाता है। ठीक है, वहाँ पे जब जाओगे तो सबसे पहले आपको कौन पकड़ाएगा? मृत पकड़ाएगा कि जिंदा पकड़ाएगा? जिंदा पकड़ाएगा। मरा हुआ रहेगा वो पहले पकड़ाएगा ना यार। ठीक है, मरा हुआ रहेगा वो पहले पकड़ाएगा कि जिंदा पकड़ाएगा? जिंदा दौड़ने लगेगा, और मरा हुआ, ठीक है, टॉप पे पकड़ा कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक, कौन पकड़ा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, जब भी पोल्ट्री फार्म को देखो मरा हुआ, अगर वहां मुर्गी दिखाई दे तो समझ जाना कि रॉबर्ट हुक यहीं आके खोजा है। कहाँ आके खोजा है? पोल्ट्री फार्म में। ठीक है, किसको? तो याद रखना है आपको, इन्होंने किसकी खोज की थी? मृत सेल्स की, मृत कोशिका की। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कैसे याद रखे सर? तो याद रखना है आपको, हुक सुने होंगे, हुक। ठीक है, चिमटा, हुक। तो जब कोशिका को, एक छोटा सा कोशिका को निकालोगे तो किससे निकालोगे? हुक से निकालोगे। तो इसीलिए क्या याद रखना है आपको? रॉबर्ट हुक, कोशिका के जनक। किसके जनक? कोशिका के जनक। किसमें खोजा? तो याद रखना है, एक कार्क। क्या होता है? कार्क। ऐसे कर करके ना सिलेंडर टाइप का एक कार्क रहता है। ठीक है, उस कार्क के पतले, वो एक पतला सा कार्क था, उसी में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जो कि ये अपने खुद से बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो इनको कैसा फील हुआ पता है? जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना, वैसा दिखाई दिया। तो इन्होंने बोला ये भले मरा हुआ रहे, ये भले मरा हुआ रहे, लेकिन ये सेल से तो ही बना है ससुरा। किससे बना है? सेल से ही बना है। तो इन्होंने इतना टाइम मतलब अपना मत दे दिया कि हाँ, सेल्स किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। साथ में इसकी जो संरचनात्मक इकाई क्या है? तो सेल है, कोशिका है। ओके है, अब समझना है आपको, जो जीवित कोशिका, लाइव सेल्स को, ठीक है, लाइव सेल्स को किसने खोजा है? तो याद रखना है आपको, लाइफ मतलब होता है जिंदा।
जिंदा मतलब होता है जीवित, ठीक है। तो याद रखना है लाइफ से, इसके पहले आपको बताया था फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बहुत इंटरेस्टेड थे छोटे छोटे चीज़ों को खोजने में। तो वही भाई साहब याद कीजिए, कौन? एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ठीक। उस वैसे याद नहीं होगा तो लाइफ से याद रख लेना, लीवेनहॉक। तो किसने खोजा है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने खोजा है, लीवेनहॉक। कब खोजा है सर? तो याद रखना है आपको 1674 में खोजा है। कब खोजा है? 1674 में। याद नहीं होगा टाइप का लग रहा है सर, ये सन वन तो मत बताते भाई, लेकिन क्वेश्चन में आ गया तो कैसे करोगे? तो याद रखना है आपको ना, ये मरहा उरहा कोशिका किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने, ठीक। रॉबर्ट हुक ने मरहा को खोजा, ठीक है। तो जब नहीं खोजोगे ना नई चीज़ों को, नवा चीज़ों को खोजोगे तो 9 साल जोड़ देना ना। कितना साल जोड़ देना? 9 साल, क्योंकि इसने जिंदा को नवा रूप में खोजा। किस रूप में खोजा? नवा रूप में। कहाँ खोजा? तो याद रखना तालाब गया हुआ था, तालाब, ठीक। कहाँ गया हुआ था? तालाब। तालाब के पानी में ऐसा करके आँखी मुंह को मारा ना, एकदम सो उठ के गया और ऐसे करके तालाब का पानी लिया और छार ले मारा, बड़ा मजा आया बोलता है, ठीक है। कल पानी जिसमें साला मैं किया था उतना तो मजा नहीं आया, अभी जैसे मारा एकदम गुदगुद 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 कर रहा है। क्या चीज? मेरा आँखी मुंह, ठीक है। तो उन्होंने उस पानी को लेके अपने प्रयोगशाला में ले गया, ठीक। कहाँ के पानी को? तालाब के पानी को। तो कहाँ से खोजा है जीवित कोशिका को? तालाब के पानी से, ठीक है। कितने साल बाद? 9 साल बाद। नया चीज का खोज किया इसलिए याद रखना है 9 साल बाद, ठीक है। अब थोड़ी भूलोगे ना। 1674 1665, कितने साल का डिफरेंस? 9 साल का। ओके है कि नहीं है? तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया अगर बोले तो? ठीक। मृत कोशिका की खोज? लेकिन हम कोशिका के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को, ठीक। यह एक हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ओके। किससे लिया गया है? अंग्रेजी के सेल से और लैटिन भाषा के सेल्यूला से, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए अब समझिएगा आप, है ना। आपने देख लिया कि किसने खोजा मरहा को, किसने खोजा जिंदा को, ठीक। कहाँ खोजा था मरहा को? तो कांच के एक पतले कार में ना, ये याद रखना, पोल्ट्री फार्म में मत लिख देना, ठीक है। पता चले क्वेश्चन आया है किसमें खोजा, अरे सर इसमें ऑप्शन में था ही नहीं पोल्ट्री फार्म, ऐसा नहीं कर देना है भाई, हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म है वो समझाने के लिए बताए थे कि मरहा पहले पकड़ाएगा कि जिंदा पहले पकड़ाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि सेल्स के स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि सेल्स के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है कोशिका विज्ञान, और सेल्स के स्टडी क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं ना, ठीक। साइकोलॉजी मतलब होता है पगला, दीवाना, बैहा, आशिक, ठीक है। साइटोलॉजी, सेल्स के स्टडी क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, ओके है। अब समझिएगा ये जो सेल्स है सबसे पहले किसने दिया? चलो अब फिर से एक बार रिपीट मारो जल्दी से। मृत सेल्स को रॉबर्ट हुक ने दिया, ठीक। फिर लाइफ को किसने दिया? लीवेनहॉक ने दिया, ठीक। अब हमको ये याद रखना है कि इसका सिद्धांत किसने दिया? किसका सिद्धांत? सेल्स का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत। भाई ये कार्यात्मक इकाई या संरचनात्मक इकाई अगर है तो क्यों है, किस बेस पर आप बोल रहे हैं? ऐसा कोई तो होगा ना जो जवाब मांगेगा,
ठीक है। तो इस जवाब को उन्होंने बोला कि जितने भी सेल्स हैं एक तो एक कोशिकीय जीव से मिलकर बने रहेगा या फिर विकट कोशिकीय जीव से, मतलब या तो एक कोशिकीय जीव से बने रहेगा या बहु कोशिकीय जीव से बने रहेगा, और दोनों का जो फंक्शन है, ठीक है, जो कार्य है वो संरचनात्मक, उसका जो संरचना और उसका कार्य करने का तरीका दोनों सेम रहेगा। ऐसा सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना है आपको ना, ठीक, किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने, ठीक, स्लाइडेन एंड स्वान ने। याद नहीं हो पाएगा सर, इन्होंने क्या दिया? तो सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया इन्होंने? कोशिका सिद्धांत दिया। याद नहीं हो पाएगा टाइप का लगता है सर, होगा। जो जिंदा है वही तो श्वास लेगा, क्या लेगा? श्वास लेगा। जो काम कर रहा है वही तो श्वास लेगा, क्या? ठीक, लो बताओ भला, मुर्दा आदमी को बोलोगे जा एक लोटा पानी लेके आ जाएगा? मुर्दा आदमी को बोलोगे, खुदे मुर्दा है बेचारा पड़ा हुआ है, जा एक काम कर तो जा, ये लकड़ी वकड़ी पूरा गांव से डोहरवा के लेके आ, तुम्हारा है, तू काम अपना करेगा? नहीं करेगा। जिंदा है मतलब श्वास लेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, ठीक, किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया है? कोशिका सिद्धांत दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है ना? ठीक, अब आपको समझना है, ठीक है। ओवरऑल व्यू पहले देखते हैं सेल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंस फैक्ट है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे छोटी कोशिका, क्या याद रखना है आप? सबसे छोटी कोशिका क्या है? क्वेश्चन आया, ठीक। तो याद रखना है आपको माइकोप्लाज्मा। क्या याद रखना है? माइकोप्लाज्मा। क्या है ये? सबसे छोटी कोशिका। क्या है? सबसे छोटी कोशिका। याद नहीं हो पाएगा टाइप का लगता है सर। माइक्रो जानते हो जी? माइक्रो मतलब होता है छोटी, इसीलिए कोशिका में भी सबसे छोटी कोशिका क्या? माइकोप्लाज्मा। ओके है, ठीक। इसका जो साइज होता है ना माइकोप्लाज्मा का, तो याद रखना है आपको 0.01 माइक्रोन से भी छोटा रहेगा, ठीक। कितना बोला मैं? 0.01 से भी छोटा रहेगा, ठीक। ओके, इसका साइज, इसीलिए सबसे छोटी कोशिका क्या? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? सबसे बड़ी कोशिका। तो याद रखना है आपको सबसे बड़ी कोशिका में क्या? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बोला जाता है इसको अंग्रेजी में? ऑस्ट्रिच। ओके, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन तो पूछ दिया कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन कितना किलो का रहता है? तो आँखी कान को फिर फाड़ दोगे, ये दादा हमने तो शुतुरमुर्ग का अंडा पढ़ा था, कभी उसको नाप तौल के तो नहीं देखे हैं ना, है कि नहीं? नाप तौल के तो नहीं देखे हैं ना। तो याद रखना है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा जो रहता है ये 1.4 kg का रहता है। कितना? 1.4 kg का, ठीक। इतना बड़ा रहता है, कभी देखे होगे तो, ठीक। देखे हो कभी आप लोग? देखे हो जी? नहीं देखे हो? फोटो में देख लेना है, अब सही का दिखा नहीं सकते, ठीक। कहाँ देख लोगे? फोटो। कितना रहता है बोला मैं? 1.4 kg। ओके है, चलिए ये तो आपका ओवरऑल में है ना। किस में है ये? ओवरऑल में, मतलब पूरे जंतु जगत की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन मनुष्य में पूछ दे, किस में पूछ दे? मानव में, ठीक है। किस में जी? मानव में, मनुष्य में। तो याद रखना है आपको सबसे छोटी कोशिका, ठीक। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो याद रखना है ना, ठीक। क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, या इसी को बोला जाता है शुक्राणु। क्या बोला जाता है? शुक्राणु, ठीक। सबसे बड़ी कोशिका देखना है आपको मानव में। किस में? मानव में।
सबसे बड़ी, तो याद रखना है आपको ना, ठीक, ओवम। क्या याद रखना है? ओवम, या इसी को बोला जाता है अंडाणु। क्या बोला जाता है? अंडाणु। अब याद रखना है आपको, सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो हो गई, ठीक, बड़ी और लंबी में अंतर होता है कि नहीं, ठीक, तो याद रखना है, ठीक। सबसे लंबी कोशिका, क्या याद रखना है? सबसे लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका क्या होगी? तो याद रखना है जी न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ठीक। सबसे छोटी ओवरऑल में माइकोप्लाज्मा। सबसे ओवरऑल ओवरऑल में कितना किलो का? 1.4 kg। मानव में सबसे छोटी और मानव में सबसे बड़ी और सबसे लंबी न्यूरॉन। ओके, तो आपको हमने जो बताया अभी उसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो एक बार रिपीट मारो तो। सबसे पहले है ना, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? सेल्यूला, जिसका अर्थ क्या होता है? हाँ, एक छोटा सा कमरा, ठीक। इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक, ठीक। कहाँ खोजा था? पोल्ट्री फार्म में, ठीक है। मृत को कहाँ खोजा था? पोल्ट्री फार्म में। जीवित को किसने खोजा? लीवेनहॉक ने। कहाँ गया था? तालाब के पानी से खोजा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या बना चुका था? तो माइक्रोस्कोप बना चुका था। तो उन्होंने एडवांस तरीके से बताया कि नहीं भैया, ठीक है, आपने जो खोजा है सही खोजा है, परंतु मैं जो बता रहा हूँ मेरे पास ओरिजिनल क्या है? माइक्रोस्कोप है, तो मैं बताऊंगा वो सही होगा। तो उसने जिंदा को बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कितना किलो? ठीक। उसके बाद हमने बोला कि मानव में सबसे छोटी स्पर्म, सबसे बड़ी ओवम, सबसे लंबी जो न्यूरॉन जो रहता है ना, कई किलोमीटर तक रहता है। कितना किलोमीटर? कई किलोमीटर। नहीं समझे? कई किलोमीटर नहीं रहता ना, याद रखना, ठीक है। लेकिन याद रखने के लिए लंबी समझ लो, ठीक है। 1 मीटर के आसपास रहता है उसका लंबाई। कितना रहता है? 1 मीटर के आसपास। ओके है कि नहीं है? चलिए अब हम आपको और चीज़ें बता रहे हैं। इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ ना। अभी पूरा सेल्स कहाँ बचा है, पहले उसका बेसिक जान तो ले, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक, कि ये जो सेल्स है सबसे ज़्यादा, ठीक, विभाजन, ठीक, सेल्स का सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण का काम कौन करता है? तो आपको याद रखना है कौन से जगह पे होता है? तो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। सबसे तेज पूरा पुनर्निर्माण ना, ठीक, क्या होता है सबसे तेज? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब समझते हो? नहीं समझते? समझो। निर्माण जो हुआ है वो डैमेज हो गया तो तुरंत उसको रिपेयर कर देना क्या कहलाता है? पुनर्निर्माण। तो मानव में सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में। इसीलिए जो पीने खाने वाले भाई लोग रहते ना, ठीक है, उन लोगों का पुनर्निर्माण आए दिन होते रहता है, ठीक। कोई सा भी ब्रांड मारे, ठीक, बड़ा जल्दी रिकवर कर देता है। किडनी एक बार गुस्सा आ जाएगा ना, हो गए रोज के रोज पीथस, ठीक। लेकिन लीवर बोलता है टेंशन मत लो मालिक, मैं पुनर्निर्माण कर लेगा, 10-12 साल साथ दूंगा, टेंशन मत लेना है। ऐसे कौन बोलता है? लीवर। इसीलिए तो बोलते हैं। फिर अगर जब वो खराब हुआ ना लीवर, अब ज़्यादा उस पर एकदम प्रेशर दे ही पड़े हो, अब कोई सीधे लोगों को इंसान सबसे पहले क्या करता है? काटता है। सीधे वृक्षों को सबसे पहले काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े को बाद में, ठीक है। बेचारा सह रहा है। अब एक दिन ये भी तो बम ब्लास्ट फोड़ेगा ना, बोलेगा अब नहीं सहेगा, और जब ये नहीं सहा जिस दिन ना, उस दिन से उल्टी गिनती चालू कर दो फिर, ठीक है। उस दिन से क्या कर दो? उल्टी गिनती चालू कर। तो हमारे जो मदिरा सेवन
मदिरा प्रेमी जो लोग रहते हैं उन लोग क्या बोलते हैं पता है? हे भगवान, अगले जन्म में भले मेरे दांत कम देना, लेकिन पूरे पूरे 32 लीवर मांगता है। क्या बोलते हैं? पूरे पूरे 32 लीवर मांगता है। ओके है, ठीक है, चलिए समझिएगा। अब ये जो है ना, लीवर में सबसे तेज पुनर्निर्माण होता है, ठीक। और ये जो जीव जंतु में देखे होंगे, ये टेटका को जानते हो, टेटका, छिपकली को जानते हो, छिपकली को, ठीक है, और मूसुआ को जानते हो, मूसुआ को, ठीक। तुम्हारे घर में कभी कभी यदि मूसुआ तिर 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 करता है, ऐसे करके पकड़ोगे या खुंदा जाएगा, उसका पूछी कट जाता है, फिर उसी मूसुआ को देखना ना 2 दिन बाद उसका पीछू फिर से आ जाता है। तो ये सब को ही क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन का पुनर्निर्माण होना, ठीक है। क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन का पुनर्निर्माण होना, ठीक। याद रखना है आपको, सबसे कम या सबसे धीमा, ठीक है, किसमें होता है? तो इसका याद रखना है आपको, ब्रेन में। कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन में मतलब मस्तिष्क में, ठीक। कहाँ होगा जी? मस्तिष्क में। सबसे धीमा पुनर्निर्माण, सबसे धीमा, ठीक। अब ब्रेन में क्यों होता है सर? तो याद रखिएगा, ब्रेन में ना किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता। क्या नहीं होता है? सेल डिवीजन नहीं होता। एक बार अगर ब्रेन डैमेज हुआ, अगर ब्रेन में चोट लगा, तो आज वो मतलब समझो कि आदमी का कहानी पूरी तरह से कोमा में चले जाएगा, ठीक है। तो पुलिस वाले लोग काहे बोलते हैं भाई कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, और सीरीज में पहनो? अगर ऐसा रहता, क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे पुनर्निर्माण की कोई परंपरा नहीं है। नहीं तो ऐसा रहता तो भाई अगर गिरोगे गाड़ी से, माड़ी भी तो छुलाएगा ना। तो पुलिस वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि माड़ी में पहनो हेलमेट को? बोलते हैं कभी? पेट में पहनो हेलमेट, पेट में, भाई लगेगा तो सब जगह। लेकिन उनको, पुलिस वाले को बताया जाता है कि भाई साहब, हमारा जो एक कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, ये बताता है कि सबसे कम अर्थात ना के बराबर कहीं पे अगर कुछ होता है, सेल डिवीजन अगर नहीं होता है, तो कहाँ पे नहीं होता है? ब्रेन में। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कहाँ पहनो? ठीक है, ब्रेन में, ठीक है, सिर में पहनो। ओके है कि नहीं है? अब समझ में आया होगा कि सिर में ही क्यों पहना जाता है, ठीक है। ठीक है सर, आप तो बोल दिए कि ब्रेन में पहनो, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन आप सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर होता है। तो जब वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है तो ट्यूमर कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि ऑर्गन्स का एक्स्ट्रा ऑर्गन्स में बढ़ना क्या कहलाता है? ट्यूमर या फिर कैंसर, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि कहाँ पे? ब्रेन में तो नहीं हो। तो याद रखना है आपको ना, ठीक, याद रखना है आपको, इसमें 10%, कितना परसेंट जी? 10% गिलियन सेल पाया जाता है। क्या सेल पाया जाता है? गिलियन सेल। इसी कारण ना, ठीक है, इसी गिलियन सेल के कारण आपके ब्रेन में क्या होता है? ट्यूमर होता है, ठीक, ब्रेन कैंसर होता है। किसके कारण? 10% गिलियन सेल के कारण, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, ठीक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आपको। अब आपको हम बताते हैं कि ये सेल्स, ठीक है, जितने भी सेल्स, वो सब कहाँ पाया जाता है? एक तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा या फिर पादप कोशिका में पाया जाएगा, और सबका अपना अपना क्या है? फंक्शंस है, सबका अपना अपना क्या है? काम है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा सेल्स कहाँ रहता है। तो याद रखना है आपको, जीव द्रव्य में रहता है। कहाँ रहता है? जीव द्रव्य, मतलब जो सेल्स है वो जीव द्रव्य में रहेगा, लेकिन सेल्स के अंदर में जो द्रव्य रहेगा उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो रहेगा द्रव्य उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। वो सब हम आगे बताएंगे, अभी समझिए सेल्स। तो ठीक है, समझिएगा, जो सेल्स है इसके बीच में पाया जाएगा और इसके बाहर एक लेयर रहता है जिसे आप बोलते हो क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो? सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन जो रहता है, इसी को हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली।
क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। नाम तो सुना ही होगा। ये जो कोशिका झिल्ली है किससे मिलकर बना होता है? तो याद रखना है प्रोटीन से बना रहता है। किससे बना रहता है? प्रोटीन से बना रहता है। ओके, इसी सेल मेम्ब्रेन से याद रखना है आपको, है ना, जो हमारे शरीर में आवश्यक तत्व हैं वो इंटर करते हैं और हमारे शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। ओके है, ठीक है। तो अब समझिएगा सबसे पहला सेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना, नाम सुने होंगे, हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी देता है। ठीक, तो समझिए माइक्रोस्कोप में जब, ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो इस टाइप का शेप दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? इस टाइप का। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को, किसको? आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। आंतरिक दीवारों क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। क्वेश्चन पूछा माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए लइका, ऑप्शन बी कुकरी, ऑप्शन बी टेटका, ऑप्शन डी क्रिस्टी। क्या लगाओगे? क्रिस्टी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। अब जब इसके आंतरिक दीवारों क्या बोला जाता है? क्रिस्टी, तो इसके बीच में ना, ठीक है, इसके बीच में ये जो है ना, इसमें एक साइकिल चलता है। क्या चलता है? साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? एटलस का। एटलस का चलता है कि A1 का चलता है? तो याद रखना है आपको, ना एटलस ना A1। ठीक है, कौन सा साइकिल चलता है? तो क्रेब्स साइकिल, जिसे आप बोलते हो क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हो? क्रेब्स चक्र। ओके है। इसी क्रेब्स चक्र के फल स्वरूप, किसके फल स्वरूप? इसी क्रेब्स चक्र के फल स्वरूप आपके शरीर में 38 ATP बनता है। कितने ATP बनता है? 38 ATP बनता है। ओके है, ठीक है। 38 ATP। ATP मतलब क्या होता है जी? क्या होता है ATP का फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक, ऊर्जा देता है। इसके आंतरिक दीवारों क्या बोलते हो आप? क्रिस्टी बोलते हो। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर में कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप कितना ATP ऊर्जा देता है? 38 ATP देता है। ठीक, इस 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है। कितना बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। कितना से? 38 ATP इक्वल टू 1 ग्लूकोज या 1 शुगर। और एक ग्लूकोज से आपको 4.2 किलो कैलोरी क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। और आपके शरीर को दिन भर आपका शरीर क्या करेगा? काम करेगा। तो काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो शरीर को काम करने के लिए लगभग कितने ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? तो याद रखना है 2500 किलो कैलोरी। कितना बोला मैं? 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। समझ पा रहे हैं? ठीक, अब याद रखना है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना है आपको अल्टमैन ने। किसने की है? अल्टमैन ने। ठीक, अल्टमैन ने इसकी खोज की। कैसे याद रखोगे? तो याद रखना है मां से माइटोकॉन्ड्रिया, मां से मेन। ठीक, ठीक है। आपके शरीर को ऊर्जा कौन देता है? मेन रूप से
माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए किसने खोजा है? अल्टमैन ने, क्योंकि मेन ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसलिए मेन से माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से अल्टमैन। ओके है कि नहीं? अब याद रखिएगा, जब ये ऊर्जा देगा, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, या इसी को बोला जाता है कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, कोशिका के ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया न होता, ठीक, तो तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलता ना। क्या नहीं मिलता? एनर्जी नहीं मिलता। ठीक, अब जब शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा, ये पूरे शरीर में सब जगह जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है सब जगह चाहिए। मान के चलो कोई है, दौड़ने वाला, कौन है? दौड़ने वाला, तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? पैरों में पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके पैरों तक एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो एकदम से वो एकदम घिलरना चालू कर देगा। सपना में देखे होगे, सपना में कभी आया है कि कोई भूत है सामने और तुम दौड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दौड़ नहीं पाते? मेरे सपने में विकट आया है। क्या आपके सपने में भी आया है ऐसा? नहीं आया है कभी? आता है। ठीक है, अगर मान के चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? मुंह में चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे शरीर में एनर्जी मुंह तक नहीं पहुँच पा रहा है, एटीपी बना ही नहीं पा रहा है, तो कैसे बात करना चालू कर दूंगा मैं? समझ में आ रहा है का कोशिका के द्वारा। ठीक है, और जब पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, मुंह में एनर्जी आना ही बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कोशिका का निर्माण कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार रिपीट मारेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। ठीक, मेन है एनर्जी देने वाला, इसलिए अल्टमैन याद रखना है। ठीक, इसके दीवार, आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। और ये जो है कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। उसके फलस्वरूप कितने एटीपी? 38 एटीपी। एक 38 एटीपी से कितना ग्लूकोज बनता है? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज में कितना आपको किलो कैलोरी मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी। ओके, ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। क्या बोला जाता है जी? कोशिका का पावर हाउस, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद तो दूसरा नंबर आपको समझना है गोल्जी बॉडी। किसके बारे में समझना है? गोल्जी बॉडी। तो याद रखना है ना, ये जो गोल्जी बॉडी होता है इसे बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। मतलब ये जो है सेल्स का ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रैफिक पुलिस का। कहने का तात्पर्य, इस गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने खोजा? तो याद रखना है, खोज किसने की है? तो याद रखिएगा, कैमिलो गोल्जी। किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की है। इसका काम क्या है? तो याद रखना है आपको, कार्य, ठीक है, परिवहन करने का काम है। क्या करने का काम है? परिवहन करने का। भाई एनर्जी तो कोई बना रहा है ना, लेकिन उस एनर्जी को कोई पहुंचाने वाला तो चाहिए। क्या चाहिए? पहुंचाने वाला। तो उसे पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले गोल्जी बॉडी कहाँ पहुंचाता है? तो याद रखना है, ब्रेन में पहुंचाता है। ठीक है, सबसे पहले गोल्जी बॉडी कहाँ पहुंचाता है ऊर्जा को? ब्रेन में। अगर ब्रेन में ना पहुंचाए, दूसरे जगह पहुंचा दे, तो ब्रेन बोलेगा ससुरा पहले मेरे को दो। ठीक, अगर मेरे को नहीं मिलेगा शरीर को एकदम थकवा देगा ना। ठीक, कभी देखे होगे दिन भर काम करोगे, दिन भर, ठीक, शाम टाइम आपको नींद आता होगा रात को। तो नींद क्यों आता होगा?
एनर्जी को बराबर तरीके से परिवहन नहीं कर पा रहा है। कौन? गोल्जी बॉडी। कहाँ तक? ब्रेन तक। ठीक है, कहाँ तक नहीं कर पा रहा है? ब्रेन तक। जब ब्रेन तक नहीं कर पाएगा परिवहन तो बाकी शरीर भी तो क्या पड़ जाएगा? एकदम सुस्त पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सुस्त। इसलिए सबसे पहले कहाँ पहुँचाता है? तो ब्रेन में। याद रहेगा कि नहीं? किसने खोजा? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस। क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस। इसे क्या बोला जाता है जी? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस किसे बोला जाता है? गोल्जी बॉडी को। ओके है कि नहीं है गोल्जी बॉडी के बारे में? ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी है सबसे पहले पहुंचाएगा ब्रेन में, उसके बाद बाकी जगह जितने भी सेल्स हैं सब जगह ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। ओके है, अगर ब्रेन को नहीं पहुंचाएगा ब्रेन गुस्सा आ जाएगा और बोलेगा कि ससुरा पहले मेरे को दो, अगर मेरे को नहीं दे रहे हो तो मैं बाकी जगह का एकदम क्या कर दूंगा? ध्यान को अजीब कर दूंगा। ठीक, ध्यान तुम्हारा भटका दूंगा। ठीक, तो तुम लोग क्या करते हो? कई राउंड तुम्हारा ध्यान है उधर, किधर है? उधर। गोल्जी बॉडी आया ना, ठीक, गोल्जी बॉडी दौड़े दौड़े आया, ब्रेन साहब लो एनर्जी लेकर आया हूँ। तुम्हारा ध्यान तो किधर है? ठीक, उधर है। ठीक है, तो देने आया लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। ठीक, अब आपको समझना है। ठीक, एक पाया जाता है आपके शरीर में। ठीक, क्या पाया जाता है? तो याद रखना है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्रव्य जलिका। ये जो है ना आपके शरीर में जो सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक, उसके लिए एक कंकाल का काम करता है। किसका काम करता है? कंकाल। जैसे अभी आपके शरीर जो टिका हुआ है वो किस पर टिका हुआ है? रीढ़ की हड्डी पर। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एकदम गुड़मुड़ 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 करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरा रीढ़ की हड्डी ही तो आपके शरीर को टिका के रखा है। तो वैसे ही ये सेल्स लोग जब ना रहे, कौन ना रहे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना रहे तो एक दूसरे के साथ इन लोग भी तो मारा पीटी हो जाएंगे ना, ताड़ तिड़ इधर उधर दे रहे हैं। तो उसको स्टेट करने का उसके कंकाल का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कोशिका को पचकाने से कौन बचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पचकने से मतलब डैमेज होने से कौन बचाएगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे ही आप क्या बोलते हो? कोशिका का कंकाल। क्यों कोशिका का कंकाल बोलते हो? क्योंकि ये बाकी सेल्स की रक्षा करता है ताकि एक दूसरे से वो क्या मत हो सके? लड़ाई झगड़ा मत हो सके। इसीलिए इसे कोशिका कंकाल भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? स्मूथ, जिसे आप बोलते हैं चिकनी चमेली वाला। ठीक है, और एक होता है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप बोलते हैं क्या? खुरदुरी। क्या बोलते हैं? खुरदुरी। अब ये स्मूथ और खुरदुरी क्या है सर? एंडोप्लाज्मिक जो है ना एक ही इच्छा रहने के लिए ना, ठीक है, क्या है? एक ही इच्छा, ठीक है, लेकिन एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन एक साइड जो है क्या पाया जा रहा है? एकदम स्मूथ टाइप का पाया जाता है, स्मूथ, और एक साइड पर क्या पाया जा रहा है? खुरदुरा। ठीक, क्या पाया जा रहा है? खुरदुरा। तो जिधर वसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी
किसकी मात्रा? वसा की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसे आप क्या बोलोगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप खाते होगे भाई तेल, सब क्या है? वसा। साबुन लगाते हो, क्या है? वसा। क्रीम लगाते हो, क्या है? वसा। ठीक है, ये सब क्या है? वसा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये जो है ना आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो इसमें ये स्मूथ क्यों हुआ? तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आने के कारण, किसके आने के कारण? राइबोसोम्स के आने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? खुरदुरा हो गया। कैसे हो गया? खुरदुरा हो गया। अब याद रखिएगा राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम है? प्रोटीन का निर्माण करना। ये जो राइबोसोम्स जो होता है ना, ये राइबोसोम दो टाइप का पाया जाता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है 70S टाइप का और एक होता है 80S। एक होता है 70S और एक होता है 80S। याद रखना है आपको, जो 70S जो है ना, ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पाया जाता है, और 80S छोटा कौन है? 70 की 80? 70 छोटा है कि 80? और बड़ा कौन है? 80। हम लोग बड़े हैं कि जीव जंतु हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम लोग। तो हम में कौन पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? 80। तो भार के अनुसार जो है हमारे शरीर में 80S टाइप पाया जाता है, जिसे बोला जाता है सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है? सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? 80S प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से प्रकार का? 70S प्रकार का पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समझिएगा। एक बार रिपीट मारिए इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हमारे कोशिका के कंकाल का काम करता है। किसका? कंकाल का काम करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका लोगों को पचकने से बचाता है। ठीक, फिर क्या याद रखना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और उसी वसा के कारण, ये वसा जो है ना महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, इसलिए उन लोग जो है एकदम चिकनी चमेली रहते हैं। ठीक है, एकदम चमकते रहते हैं। ठीक है, और पुरुषों में वसा की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए उन लोग क्या रहते हैं? महादेव के भक्त टाइप रहते हैं, है कि? ठीक है, पुरुष कितनों लगा लेना क्या चीज़, क्रीम पाउडर, ठीक, कुछ भी लगा ले, वो बेचारा जैसे का तैसा रहेगा। लेकिन महिलाएं भले राख पोत ले तो भी से चमकती है। ठीक है, राख पोते चाहे क्रीम लगाए कुछ भी, क्योंकि उनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। याद रखना, जिसके शरीर में ज़्यादा वसा पाया जाएगा ना, उसका शरीर ऐसे फैलता है। ठीक है, मान के चलो एक 70 किलो का लड़का और एक 70 किलो की महिला खड़ा कर देना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी 70 किलो का हूँ, बिकट दिख रहा हूँ क्या? यहीं पे 70 किलो की मैडम आ जाए तो एकदम समझ में आ रहा है क्यों बोला मैं? क्योंकि वसा की मात्रा उनके में ज़्यादा पाया जाता है। ओके है जी कि नहीं है? आप समझिएगा, एक जो शेष है उसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। क्या नाम है जी? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम्स की खोज किसने की? तो याद रखना है बॉबरी ने की। किसने की? बॉबरी ने। ठीक, अब बॉबरी को कैसे याद रखेंगे सर? ठीक, तो समझना है बॉब बॉब बॉब। क्या समझना है? बॉब 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 बोलो। क्या बोलोगे? बॉब बॉब बॉब। देखो बॉब बॉब, तो ये जो है तुम्हारा जो है क्या बन जा रहा है? गोल गोल बन रहा होगा मुंह। कैसे बन रहा है? बॉब। ठीक है, बॉब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो सेंटर, ठीक है, सेंटर बोले तो
ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। बॉब बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, उसी को समझना है आपको, सेंटर। और सेंटर से सेंट्रोसोम। ओके है कि नहीं है? एल्टमेन शूट कर रहा है, सेंट्रो, एक हो गया, सेंट्रोसोम 2 बार बना, बोबरी, बो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही याद रखना भाई। सेंट्रो, ये मुंह को देखो मेरा, सेंट्रोसोम, बॉबरी, बॉबरी, ठीक है। इसलिए ऐसे। अब लो तो बताओ, सेंट्रोसोम की खोज किसने? एल्टमेन ने। जम रहा है? नहीं जम रहा है ना, कि जम रहा है? सेंट्रोसोम की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। कहीं बन रहा है क्या? और इसमें देखो 3 राउंड बनेगा ना, सेंट्रोसोम, बॉबरी, ठीक हो जाएगा याद कि नहीं होगा? ठीक, 3 बार मुंह में बनेगा गोल गोल, तो याद रख लेना सेंट्रोसोम्स की खोज किसने की? बॉबरी ने की, ठीक। और ज्यादा याद रखना है ना, ठीक, तो याद रखना, बो बोलना, फिर बरी बोल देना, बरी गोल गोल, ठीक है, बो बरी, ठीक है, क्या याद रखोगे? बो बरी, ठीक है। सेंट्रोसोम, बो बरी, बरी भी गोल, बो भी गोल, सेंट्रो भी गोल, सोम भी गोल, 4 बार गोल गोल आएगा, ठीक। ओके है, याद हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक। अब ये जो सेंट्रोसोम है ना, इसे हिंदी में बोला जाता है तारककाय। क्या बोला जाता है जी? तारककाय, ठीक। ये जो तारककाय है ना, इसका जो प्रमुख काम क्या होता है, कार्य, तो याद रखिएगा, इसका प्रमुख काम होता है सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करना, ठीक। क्या करना? कोशिका विभाजन करना। ऐसे करके एक तो कोशिका है, तो इसको विभाजित करने के लिए ऐसे कर करके 20 से विभाजित कर देगा, ठीक है। ऐसे विभाजित करने का अगर काम कोई करता है, तो हमारे कौन करते हैं भाई साहब? सेंट्रोसोम करते हैं। सेंटर से क्या कर देते हैं? सब काट देते हैं। कहाँ से? सेंटर से। इसलिए याद रखना काम भी ना, सेंट्रोसोम का काम क्या? तो सेंटर से काट देना, मतलब 2 भागों में अलग कर देना। 2 भागों में अलग करने को क्या बोलते हैं? डिवीजन करना। और डिवीजन से ही क्या याद रखना? सेल डिवीजन। तो सेल्स को 2 भागों में काटेगा, अलग अलग डिवीजन हो जाएगा, इसलिए सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। हमने पिछले उसमें बताया आपको कि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा किस में होगा? लीवर में। और सबसे कम कहाँ होगा? ब्रेन में। सबसे कम कहाँ होगा? ब्रेन में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। अगर मान के चलो आपके बॉडी में सेंट्रोसोम्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक, तो बड़ा समस्या हो सकता है। क्या हो सकता है? बड़ा समस्या हो सकता है, ठीक। तो वैसे में जो पीने खाने वाले लोग रहेंगे, लीवर बार बार जा के उसको अटैक मारेगा, ठीक। तो तुम्हारा सेंट्रोसोम्स कहीं गुस्सा आ गया, अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो उनका जो है कहानी बड़ा जल्द ही क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सेंट्रोसोम्स को खुश रखना जरूरी है। ओके, तो सेंट्रोसोम्स को खोज किसने की? तो बो बरी ने की, ठीक, बो बरी ने की, ठीक। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तारककाय बोला जाता है। इसका काम क्या है? तो सेल डिवीजन करना। क्या काम है इसका जी? सेल डिवीजन करना। ओके है। अब समझिएगा, आपको एक जो सेल्स है उसका नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है? वैक्यूल्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हो रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। ये जो रसधानी है ना, इसका जो काम है तो समझिएगा जल संग्रहण करना। क्या काम है इसका? जल संग्रहण करना। अब जल संग्रहण करना मतलब कि आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, सेल्स के अंदर में क्या भरा है? पानी भरा है। ये नहीं कि एक ही जगह वैक्यूल से पॉट ले अपने पास भर ले रहे, ऐसा नहीं। पूरे शरीर में आपके बॉडी में 65% क्या भरा हुआ है? जल। तो क्या ऐसे करके उंधा दिए हैं? नहीं, स्टोरेज है पूरे सेल्स के अंदर में। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ओके है, ठीक है। तो जल संग्रहण का काम किसका है? रसधानी का, या इसी को क्या बोलते हो आप? वैक्यूल्स बोलते हो,
क्या बोलते हो? वैक्यूल्स बोलते हो। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि ये जो जल संग्रहण का काम जब करेगा ना, तो आपके शरीर में इंडिकेशन आता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाए। ठीक, तो याद रखना है, जैसे ही पानी का स्तर आपके शरीर में कम होगा, अगर 1% अगर कम होगा तो आपको क्या लगेगा? प्यास लगेगा। कितना परसेंट कम होने पर? 1% कम होने पर क्या लगेगा आपको? प्यास लगेगा। और कहीं धोखे से, ठीक, पोकनी हो गया, क्या हो गया? पोकनी हो गया, तो कितना परसेंट की कमी हो जाती है पता है? लगभग 3% की कमी हो जाती है। और इसी पोकनी से, पोकनी मतलब जानते हो? पेचिस, इसी पेचिस से अकबर का नाम सुने हो? अकबर भाई साहब निपटे हैं, किसके कारण? पेचिस के कारण। ठीक, उतने बड़े योद्धा कौन? अकबर। पेचिस बीमारी से मरा है कौन? अकबर। हाँ, तो क्या लगता है आपको? ठीक है, कौन मरा है? अकबर। ठीक है, कितना परसेंट की कमी हो गई थी सर उनके शरीर में? तो 3% की कमी हो गई थी। कितने परसेंट की? 3% की कमी हो गई थी अकबर के शरीर में। क्यों? क्योंकि उसको क्या धरा हुआ था? पोकनी धरा हुआ था। ठीक है, पोकनी से जानते हो पूरा शरीर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट हो जाता है। एक और नाम सुने होंगे, सिकंदर, इसी पोकनी से मरा है। ठीक है, उसके भी शरीर में कितना परसेंट कम हो गया? 3%। ठीक है, 1% पानी कमी होगी तो क्या लगेगा? प्यास। धोखे से कहीं 10% होगी तो सीधा सीधा मर जाओ। अब 3% में बड़े बड़े योद्धा मारे हैं, तो पता नहीं हम लोग किस खेत के मूली हैं, गाजर हैं, आलू हैं, भांटा हैं, है कि नहीं? ठीक है, इसलिए कभी भी लापरवाही नहीं करना है अपने को। जब पेचिस हो, पोकनी हो, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और प्राथमिक उपचार में ORS का घोल पिए, नहीं तो 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच शक्कर और 2 बूंद नींबू का पानी ऐसा करके 1 गिलास में मिक्स करना है और गटस ले मार लेना। ठीक है, ताकि हम अकबर और सिकंदर की तरह शिकार ना हो जाएं। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक, एक बार रिपीट मारेंगे सबको। ठीक, तो चलिए समझिए, ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। M से माइटोकॉन्ड्रिया, M से मेन ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। कितना ATP बनाता है? 38 ATP में कितना ग्लूकोज का निर्माण होता है? 1 ग्लूकोज में कितना किलो कैलोरी? 4.2 किलो कैलोरी। ओके है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा की या पावर हाउस। ओके, दूसरा नंबर हमने देखा किसको? गोल्जी बॉडी को। इस गोल्जी बॉडी को हमने बोला ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। सबसे पहले कहाँ पहुँचाता है? ब्रेन में। ब्रेन को नहीं पहुँचाएगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा? घुसिया जाएगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। ओके, फिर हमने क्या देखा? सेंट्रोसोम्स। क्या देखा? सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो है हमने बोला कि सेंट्रोसोम बोल के देखो तो इसके जो खोज करता है वो अपने आप आ जाएंगे। सेंट्रो भी गोल, सोम भी गोल, बरी भी गोल, बो भी गोल। इसलिए सेंट्रोसोम्स की खोज किसने की? बो बरी ने। किसने की? बो बरी ने। ठीक, ओके, इसका काम क्या है? तो हमने बोला इसका काम है कोशिका विभाजन। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे कम ब्रेन में। ओके, फिर हमने आपको बताया वैक्यूल्स। किसके बारे में? वैक्यूल्स। इसे बोला जाता है रसधानी। क्या बोला जाता है? रसधानी। ये जो है क्या काम करता है? जल संग्रहण का काम करता है। 1% की कमी होगी तो प्यास लगेगा, और जब 10% की कमी होगी तो मर जाओगे।
3% की कमी से अकबर और तुम्हारा कौन सिकंदर नहीं बचा, तो हम और आप कौन है। ठीक है, फिर इसमें हमने एक चीज और देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या काम कर रहा था, हमारे कोशिका का एक कंकाल की तरह काम कर रहा था, जो कोशिका लोगों को पचकने से क्या कर रहा था, बचा रहा था। क्या कर रहा था, बचा रहा था। इसमें हमने देखा 2 टाइप, कितने टाइप, 2 टाइप, एक होता था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता था, ठीक है, स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता था और रफ वाला राइबोसोम्स का। ओके, राइबोसोम्स किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन आता है, इसलिए वो खुरदुरा हो जाता है, राइबोसोम्स के आने के कारण क्या हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। ओके है कि नहीं है, बताओ, यहाँ तक ओके है। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।